हेलो फ्रेंड्स। ओशन बैंक एकेडमी में आप हैं आर के सुंदर के साथ। और आज हम लोग पीपीबी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है। पिछले जो पार्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। और ये कहाँ अवेलेबल हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर भी हैं। इसके अलावा आपका जो ओशन बैंक एकेडमी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर आप सारा कुछ आपको मिल जाता है। वैसे अगर आपको पीडीएफ अगर नहीं मिलती है तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ओशन बैंक एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, लिंक वगैरह वहां भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखिए हम लोगों ने बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में काफी सारी चीजें डिस्कस की थी जो पिछले हमने एपिसोड्स कवर किए हुए हैं। और इसमें स्पेशली हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो एक बैंक होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो होती हैं जो अपने कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे जो पहला हेडिंग आप देख पा रहे होंगे वो पहला हेडिंग हमारा है सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखिए कहता है बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन अदर फाइनेंशियल सर्विस। मतलब कि मैंने भी जब पिछले पार्ट में बताया था कि भाई बैंक जो है ट्रस्टी के रूप में काम करता है। ठीक है, वहां पर क्रेडिटर और डेटर का भी रिलेशनशिप हमने देखा था। उसके अलावा हमने देखा था कि बैंक जो है डिपॉजिट्स लेता है और डिपॉजिट्स के अलावा आपको लोन वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी करता है वो, जिससे रिटर्न कमाता है और आपको भी देता है। काफी सारी बातें वहां पर हुई। लेकिन कहता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, उसके अलावा भी बैंक बहुत सारी चीजें आज की डेट में काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या करता है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था ना, बैंक वगैरह ज्यादा से ज्यादा जमा कर लेते, जमा करने के बाद में लोन दे देते, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था और थोड़ी बहुत और सर्विसेज थी। बहुत ज्यादा वाइडर एरिया कवर नहीं करते थे। उसमें प्रॉब्लम क्या थी तब उस समय, इतना जो आज की डेट में जितना एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है या जितना डिजिटल अब हो चुका है हर चीज, लेकिन उतना तब नहीं था। ठीक, जिस तरीके से कस्टमर्स की नीड बढ़ती गई उसी हिसाब से कस्टमर की जो डिमांड थी, नीड्स को पूरा करने के लिए जो बैंक्स थे अपने पैर पसारे और अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। क्योंकि भाई अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक मान लो अगर ये सारी चीजें अगर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो वहां कहीं ना कहीं तो है जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो आकर के बाजी मार ले जाएंगे और कस्टमर्स को लेके चली जाएंगी। तो यहाँ पर सरकारी बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास में लगे रहे और इसके साथ साथ तुम्हारे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे वो भी बढ़ते रहे। तो इस मतलब जो एडवांसमेंट हुआ, जो मतलब आगे बढ़ने की चीजें हुई, वहां पर कौन कौन सी सारी चीजें आई नहीं निकल करके, वो भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहला इन्होंने जो पॉइंट रखा हुआ है मर्चेंट बैंकिंग का। बोलता मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, सबसे पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ आपको क्या है। कहते हैं मर्चेंट बैंकर आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन। ठीक है, इन्वेस्टर और बॉन्ड सब्सक्राइबर टू दोज हु यूज इट। ठीक है, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स, दे हेल्प कॉर्पोरेट इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉलो, जो तुम्हारा फॉलो पब्लिक ऑफर होता है। और बोलता है पॉपुलरली कॉल्ड पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफ डेट और इक्विटी। मतलब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले मैं चीज बता दूं कि यहां पर सुनिए, मैं बताता हूं आपको डायग्राम बना। जैसे मान लिया अगर कोई कंपनी है, अब उस कंपनी को शुरू करने के लिए मतलब अगर उसको मान लो कि अगर पैसे जुटाने हैं कंपनी को, तो पैसे ऐसे इतना आसान नहीं होता कि पब्लिक से पैसा ले ले, ऐसा अलाउ नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो यानी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, या आप ये कह लीजिए कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ता है। तब जाकर के कहीं बहुत मुश्किल मशक्कतों के बाद कंपनी जो है अपने जो शेयर्स होते हैं उनको मार्केट में उतार पाती है, तब जाकर के कहीं उसको फंड्स मिलते हैं। ठीक, तो कंपनी अगर मान लो शेयर मार्केट में अपने बेचना चाहती है, अगर शेयर्स को वो बेचना चाहती है पब्लिक को, तो यहाँ जो आपने अभी पढ़ा ना एफपीए, एफपीए, ठीक है, और एक क्या पढ़ा आईपीओ। ठीक है, क्या पढ़ा एक आईपीओ। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है, यानी पब्लिक को बेचती है और उनसे पैसा कलेक्ट करती है। अब देखिए यहां पर तुम्हारे पास में दो चीजें होती हैं, कंपनी को पैसा चाहिए होता है और यहां पर बैठे हैं इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं। तो बीच में जो काम करता है इंटरमीडिएट के तौर पर ये कौन होता है, बैंक। यानी कि बैंक जो होता है कंपनी को चलाने
में इसकी हेल्प तो करता ही है, साथ में इसके फंड जुटाना, कहाँ कैसे पैसा आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे जाएगा, फॉलो पब्लिक ऑफर कैसे कैसे किया जाएगा, वो सारी बातों में सब हेल्प करता है। और ये जो बैंक होते हैं, ये कौन बैंक, क्या बैंक कहलाते हैं, इनको हम लोग मर्चेंट बैंकर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो पहली लाइन लिखी है ना, पहली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ, कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन इट, यानी जिनके पास में पैसा है उनसे पैसा ले करके, और जिनको यूज करना है, जिनको मतलब इन्वेस्ट करना है कहीं पैसा, उस पैसे से पैसा कमाना है, और पैसे से यानी ये कंपनी अगर पैसा कमाएगी तो जो इन्वेस्टर्स ये होंगे, इन्वेस्टर्स को भी तो पैसा मिलेगा इससे। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देती है, उसके लिए आईपीओ जारी करती है। एक बार जब पहली बार जब आईपीओ ले आई कंपनी, उसके बाद फिर दोबारा से अगर वो आईपीओ जारी करती, वो शेयर जारी करती, उसको बोलते हैं एफपीओ। यानी क्या उसको बोला जाता है, एफपीओ, यानी फॉलो अप पब्लिक ऑफर, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। समझ आ गया। तो यानी आप ये कह सकते हो किसी कंपनी को जरूरत हो या किसी गवर्नमेंट को जरूरत हो पैसे की, अब वो पैसों की जरूरत को यानी उनकी नीड को पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टर से तालमेल बिठाने का काम होता है वो बैंक करती है। उस बैंक को हम लोग मर्चेंट बैंकर का नाम दे देते हैं। अब देखिए करती क्या क्या है ये, देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लिया अगर ये जो तुम्हारा इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर होता है, इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, इसको पब्लिक इश्यू बोलते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, या डेट या इक्विटी का इश्यू करना बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट और इक्विटी इसको बोला जाता है। ठीक, आगे देखो पॉइंट क्या कहता है, कहता है मर्चेंट बैंकर असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आउटसाइड टेक्निकल कंसल्टेंट्स। ठीक है, मर्चेंट बैंकर के पास में वैसे एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई अगर इस कंपनी को नीड है कि एक ऐसा एक्सपर्ट इसको चाहिए होता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में बिल्कुल एकदम महारथी हो, क्योंकि उनके पीछे कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर एक नॉर्मल इंसान या फिर एक छोटा मोटा एक्सपर्ट सॉल्व नहीं कर पाता, तो ये लोग क्या करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी कराते हैं। अवेलेबिलिटी इन द सेंस वो लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे ऐसा बंदा मिलेगा जो इस तरीके की चीजें वो सॉल्व कर सकता है, जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सकता है। आप ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन एडिशन टू इन हाउस टेक्निकल पर्सनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब जैसे मान लो अगर कंपनी है तो कंपनी कहाँ पैसा लगाएगी, मान लो कंपनी के पास में आ गया 500 करोड़ रुपया, अब ये 500 करोड़ रुपया कहाँ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, कि ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये प्रोजेक्ट कितने साल में, यानी कितने साल में कितना रिटर्न देगा, इसका रिटर्न का परसेंटेज क्या रहेगा, इसका ईयर क्या रहेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना हमने शुरुआत में लगाना है, कितना हमको बीच बीच में लगाना पड़ेगा, सारी चीजें ये एनालिसिस करता है। कौन, बैंक एक्सपर्ट करते हैं, साथ में बैंक हेल्प भी करता है, नहीं मर्चेंट बैंकर हेल्प भी करते हैं। और इसके अलावा सारा उसका मार्केट सर्वे हो गया, फिजिबिलिटी स्टडीज, मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब होता है क्या ये फिजिबल है, क्या इस प्रोजेक्ट को हम लेंगे कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी, मतलब जो आगे फ्यूचर में भविष्य दिख रहा है क्या भविष्य के लिए सुटेबल है हमारे लिए। जैसे आज की डेट में मैं बताऊं, अगर कोई बोले, मुझसे कोई बोले कि भाई मैं पेट्रोल पंप लगाने जा रहा हूं, तो मैं उसको सलाह नहीं दूंगा पेट्रोल पंप लगाने की। क्यों, क्योंकि भाई देखो अभी आप वैसे भी आप देख पा रहे हो कि जो ईवी है यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है कितनी तेजी से मार्केट में सेल हो रहे हैं, लोग कितना तेजी से खरीद रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लेट वाली व्हीकल्स चमकेंगे। ग्रीन प्लेट वाली का मतलब ये कि सिर्फ ईवी ही दिखेगा, पेट्रोल वाले या डीजल वाले बहुत ही रेयर दिखेंगे। ठीक है, तो भाई जो पहले प्रॉफिट कमाते थे, लाखों करोड़ों लगा देते थे एक पेट्रोल पंप को लगाने के लिए, उसके बाद पैसा कमाते थे, वो जमाना अब जाने वाला है। अब उसकी जगह पे ईवी स्टेशन आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर हैं तो क्या हमारे हिसाब से फीजिबल है, क्या हम पैसा लगाने जा रहे हैं तो फीजिबल है, ये सारी चीजें मर्चेंट बैंकर की हेल्प से सॉल्व या सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये किस किस चीज में मदद करता है, देखो पहला बोलता है ऑब्टेनिंग रेगुलेटरी क्लियरेंसेस फ्रॉम द सेबी। सेबी राजा है भाई, राजा है। ये क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है सिक्योरिटीज के ऊपर। आप मार्केट में खुलेआम किसी से पैसा ऐसे पब्लिक से ऐंठ नहीं सकते जब तक कि आप सेबी के रूल्स जो बनाए हुए उनको प्रॉपर तरीके से यानी कंप्लायंसेस उनके पूरे नहीं करते हो। और कंप्लायंसेस पूरे करने में छींके आ जाती हैं लोगों को, यानी कंपनीज को जो चलाने वाले होते हैं, रजिस्टर करना चाहें, लिस्टिंग कराना चाहें तो उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। और ये सब में मदद करने के लिए कौन मदद करने के लिए आगे आता है, मर्चेंट बैंकर आता है।
यानी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का मतलब जितनी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की होती हैं या सेबी की होती हैं, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है सब में मदद करता है। जैसे मान लो लिस्टिंग करानी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी एनएससी वगैरह, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है उसके पास में अगर कोई इशू फंसता है तो वहां पर सारी चीजों का ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देखिए, स्पेसिफिकली ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस फ्रॉम द सेबी फॉर द प्रोस्पेक्टस ऑफ आईपीओ और। अब देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस होता है जैसे मान लो आपको कोई सामान बेचना है, अब सामान में आप कोई सामान बेचना है उसकी आप डिटेल लिख दो, सारी डिटेल आप लिख दो कि भाई ये फला फला मैं सामान बेच रहा हूं, इतनी क्वांटिटी रहेगी, इतना प्राइस रहेगा, इस डेट को जारी हो रहा, इतना रुपए में हम शुरुआत में लेंगे, इतना बाद में ले लेंगे। वो सारा डिटेल जहां लिखा रहता है ना, शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, वो जो लिखा रहता है, जिस बुक में लिखा रहता है उस बुक को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, उस बुक को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी जो सबसे पहली बार अपना मार्केट में शेयर बेचती है या लाती है तब उसको आईपीओ बोला जाता है, और पहली बार लाने के बाद फिर बाद में जो ऑफर करती है उसको बोलते हैं एफपीओ बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, कहता है प्लानिंग एंड टाइमिंग ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ। भाई साहब देखो मैं बता दूं, मार्केट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि भाई जो शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट में गिरावट भी आती है, यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव का मतलब है बहुत ज्यादा मंदी चल रही है, मार्केट क्रैश पड़ी है, भाई आईपीओ मतलब लाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, जब लोगों के पास पैसा होगा ना तभी ना खरीदेंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा तभी ना खरीदेंगे। तो यहां पर जो मर्चेंट बैंकर होते हैं वो बताते हैं कि आपको कब प्लान करना है, कि आपको टाइमिंग बताएंगे वो लोग कि कब आपको आईपीओ जारी करना है, कब आईपीओ लाना है आपको मार्केट में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आपके शेयर्स खरीदें। ठीक है, मर्चेंट बैंकर ये भी करता है। अगला बोलता है अंडर राइटिंग अ पब्लिक इश्यू बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ब्रोकर्स। भाई बहुत खतरनाक चीज है ये। जैसे क्या बोला जाता है कि भाई अगर आपने 1000 शेयर्स मार्केट में उतारे हैं ना और आप आईपीओ ला रहे हैं, ठीक है, अब अगर इसका 90% लोग खरीदते नहीं है तो आपको जितना पैसा आया सारा रिफंड करना पड़ जाएगा, यानी सारा पैसा आपको वापस करना पड़ जाएगा। यानी मिनिमम 90% लोगों को आपके शेयर्स खरीदने ही चाहिए। अब मान लो जैसे 90% नहीं खरीदे तो क्या दिक्कत आएगी? भाई पैसा लौटाना पड़ेगा आपको। तो जितनी किए कराई, जितने कंप्लायंसेस वगैरह, फीस वगैरह, ये वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बनाया, सब गया, सब उड़ गया। ऐसे में यहां पर कौन मदद करता है? यहां पर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ब्रोकर वगैरह जो क्या करते हैं, अंडर राइटिंग का काम करते हैं। अंडर राइटिंग इन द सेंस कि वो लोग आपके शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि आपकी 90% वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए। और इसमें मदद करते हैं तुम्हारे मर्चेंट बैंकर, उनको लेकर के आते हैं, बताते हैं कि कौन सा ब्रोकर खरीदेगा आपके शेयर, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब्सक्राइब कर लेगा। ये सारी बातें मर्चेंट बैंकर की हेल्प से की जाती है। अगला आता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रोकर्स। ठीक है, सब ब्रोकर्स, लीड बुक रनर्स एंड सब बुक रनर्स। ठीक है, ये क्या है, इनका भी काम होता है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके शेयर्स को मैनेज करने में। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये तुम्हारे जो भी होते हैं ये सारे के सारे शेयर्स को बेचने, बिकवाने या खुद खरीदने से ही रिलेटेड होते हैं। और इन सब का सिलेक्शन कौन करता है? इन सब का सिलेक्शन करने के लिए आपका मर्चेंट बैंकर आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए, अगला जो पॉइंट आता है कहता है सेलेक्टिंग द रजिस्टर टू इशू। कहता है रजिस्टर टू इशू फिक्सिंग दियर रेम्युनरेशन। ठीक है भाई, रेम्युनरेशन अगर फिक्स करनी है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक, आगे बोलता है, कहता है कि सेलेक्टिंग बैंकर्स टू इशू दैट विल मेंटेन बैंक अकाउंट फॉर द कलेक्टिंग एंड होल्डिंग द फंड्स टू बी रेज्ड टिल द सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ द इशू। देखो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुला लिया, उसी में सारा पैसा जमा करा दिया, या कोई आपके पास में अकाउंट पड़ा हो उसी में सारा पैसा डलवा दीजिए। भाई ऐसा नहीं होता। जब आप शेयर्स जारी करते हैं, शेयर्स को इश्यू करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलाया जाता है, उसी में सारा पैसा रखा जाता है। जो भी पैसा आएगा उसी में डालते जाएंगे, जो पब्लिक से पैसा आ रहा है उसी में डालते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे कहता है सेलेक्टिंग एडवर्टीजमेंट
कहता है एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट होते हैं, एजेंसी होती है जो पब्लिसिटी करते हैं, पब्लिसिटी कैंपेन चलाते हैं, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसेज, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंसेज, रोड शोज। भाई देखो कोई भी चीज अगर है, मैंने क्या बताया था, एक लेक्चर में बताया भी था भाई, दिखेगा तो ही बिकेगा ना। तो अभी आपको दिखाने की जरूरत है। अगर आप कुछ मार्केट में उतार रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक आप प्रोडक्ट ही, जब आपको आज की डेट में देखो बैनर्स 50 सड़कों पर लगे रहते हैं, अगर वहां देखते हैं भाई 17 प्रो बिकने आ रहा है, मार्केट में उतारा गया है, अब उसमें लोग देखते हैं यार, अरे यार सच में ये कौन सा कैसा प्रोडक्ट हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक इससे भी फर्क पड़ता है कि भाई 50 लोगों ने देखा, 50 लोगों ने नहीं खरीदा, आपने खरीद लिया। हम जहां जेब से निकाला, कान में लगा, अच्छा 17 प्रो है, अरे भाई ये तो बड़ा महंगा आता है। इससे क्या है, लोग अपने आप को दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने खरीदा है, मेरे पास दमखम है खरीदने की, तो अपनी फिजा बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ फिजा नहीं बढ़ानी है, यहाँ तो आपको धंधा करना है, आपको शेयर्स बेचने हैं, आपकी जो गुडविल है वो बनानी है, आपको कंपनी चमकानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा ना। बताओगे कैसे? इसके लिए तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट कंसल्टेंट होने चाहिए जो एडवर्टीजमेंट करेंगे, एजेंसीज होनी चाहिए जिनको आप पैसा दे करके पब्लिसिटी कैंपेन चलाओगे, या इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करोगे जो टीवी वगैरह शोज वगैरह कराते हैं। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपका कौन आता है, अगेन आपका मर्चेंट बैंकर आता है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखिए, बोलता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बैंकर्स, सब ब्रोकर्स एंड बुक रनर्स। देखिए प्रिंटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एप्लीकेशन फॉर्म्स का, जब ब्रोकर्स वाले होते हैं वो सारा काम तुम्हारा कौन करेगा, सारा मर्चेंट बैंकर करेगा। क्या फ्री में करता है भाई साहब? ना ना ना, फ्री में नहीं करता, पैसे लेता है भाई, ऐसे कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोलता है मेकिंग एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पर क्या कहता है, एप्लीकेशन देना स्टॉक एक्सचेंज को। भाई अगर मान लो आपके जो शेयर्स है लिस्ट नहीं होंगे, आप कैसे उनको बेचोगे खरीदोगे? तो सबसे पहले तो आपको लिस्टिंग जरूरी होगा ना, कि स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स लिस्ट हो। तो लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन भी देता है। देखो कितने सारे काम करता है मर्चेंट बैंकर। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस ऑफ द ऑफरिंग टू द कंपनी एंड रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, मतलब कि भाई किसको कौन सी रिपोर्ट जानी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी बॉडी को कौन कौन सी रिपोर्टिंग करनी है, मॉनिटरिंग वगैरह सारा कुछ भी यही देखता है, और इसके बदले में पैसे लेता है। ठीक, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको समझ में ये नहीं आया तो आप वापस इसको बैक करिए और एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बैठा हूं, आर के सुंदर आपके साथ बैठा हुआ है समझाने के लिए ए टू जेड सारा कुछ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा भाई साहब, कमेंट में टाइप करिए, बताइए सर मेरे को समझ नहीं आया है, आप मुझे इसको दोबारा बताइए, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। 3 बार, 4 बार, 10 बार, इतनी बार समझ में ना आए ना, आप मुझे बताते रहे, मैं समझाता रहूंगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला जो पॉइंट आता है वो लीज फाइनेंसिंग का आता है। अब लीज फाइनेंसिंग में क्या कहता है, सबसे पहले लीज का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद में बात करूंगा कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया आपको नीड है मशीनरी। अब मशीनरी, मान लिया आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक, यहां पर आपकी फैक्ट्री लगने वाली है और इसमें एक मशीन की जरूरत है, जो मशीन बहुत महंगी है, 10 करोड़ रुपए। लेकिन मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज है, मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज है, मैं 10 करोड़ इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ यार रेंट दे दूंगा वही सही रहेगा, यहाँ 10 करोड़ कौन इसमें इन्वेस्ट करे। सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में यही है कि रेंट दे दो, किराए पे ले लो, बाद में देखा जाएगा, बाद में खरीद लेंगे। मैंने क्या किया, एक मैं शॉप पे गया, मशीनरी शॉप पे, वहां देखा मेरे काम की मशीनरी यहाँ रखी हुई है। मैंने बैंक को अप्रोच किया, मैंने बैंक से कहा, बैंक मेरे को मशीनरी चाहिए, आप खरीद लो, मेरे को ये किराए पे दे दो, मैं आपको रेंट देता रहूंगा। ठीक है, मैं आपको रेंट देता रहूंगा। बैंक क्या करेगा, इसका पेमेंट कर देगा, मशीनरी आपके शॉप में, आपकी फैक्ट्री में आ जाएगी शॉप से। ठीक, अब बैंक इसका रेंट लेता रहेगा, और जो रेंट लेगा तो ऐसे थोड़ी रेंट लेता है, इसके बीच में एग्रीमेंट होगा, कितने साल का, 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, 20 साल का। ठीक, बदले में रेंट पे करना होगा। तो ये जो रेंट हुआ ना, इसको बोलते हैं लीज रेंट। ठीक, क्या नाम कह देंगे, लीज रेंट। तो यहाँ पर जो बैंक बीच में आया ना, तो ये जो बैंक है यहाँ पर लीज फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लीज फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। समझ आई चीज? चलो पढ़ते हैं।
दिस मीन्स लीज आउट द कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स कौन सी होती हैं? वो वाली एसेट्स जिनका यूज हम एक साल में नहीं करके बल्कि कई सालों में करते हैं। मतलब नहीं समझे? मैंने जैसे समझिए, यहां पर समझिए, मैं बताता हूं। जैसे मान लिया आपने मशीनरी, मैंने बोला आप मशीनरी खरीद लो, आपने मशीनरी लगा दी, क्या एक साल में खत्म हो जाएगी? नहीं, अगले साल भी चलेगी, फिर अगले साल चलेगी, फिर अगले साल चलेगी, फिर अगले साल। जितनी लाइफ है ना, मशीनरी की लाइफ नॉर्मली एक साल से ज्यादा की होती है। और वो सारी चीजें हमारी कैपिटल असेट्स होती हैं, जो असेट्स हमारी होती हैं जिनका यूज हम एक साल से ज्यादा सालों में करके पैसा कमाते हैं। यानी वो सारी चीजें जिनको यूज करके हम पैसा कमाते हैं, जिनको यूज करके, मतलब मशीनरी है ना, मैं यूज करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, उससे उससे पैसा कमाऊंगा, तो असेट हो गई ना। अब ये कैपिटल असेट है, क्यों? क्योंकि मैं कई सालों में यूज करूंगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बोलता है ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू अनदर कंपनी अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द मंथली रेंट। बोलता है असेट्स कंजम्पशन। और देखिए सारी बातें वही लिखी हुई है। ये मंथली रेंट रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर बार मंथली रहता है, कभी कभार चेंजेस भी हो जाते हैं, शर्त मतलब कंडीशन चेंज हो जाती है। बोलते भाई 3 महीने पे दूंगा, ओके कोई बात नहीं, 3 महीने पे दे देना। यहाँ पर मंथली रेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मंथली रेंट ही वहां पर जाए, लेकिन वहां पर रेंट जाएगा, ऐसा मान के चलिए। क्लियर? आगे चलिए देखिए। आगे बोलता है हियर द फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्टीट्यूशन, मे बी बैंक टू। भाई फाइनेंस जो प्रोवाइड करेगा तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही तो होगा। जो लोन देता है वो कौन देता है? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब बैंक लोन दे, चाहे बैंक खुद ही खरीद करके आपको असेट दे दे, फर्क क्या है? जब आप पैसे खुद लेकर के मशीनरी खरीदोगे तो उसमें क्या होता है? उसमें आप लोन पे करते हो, किसको? बैंक को। यहां बैंक को लोन नहीं पे करना है। बैंक कहती है असेट मैं खरीदूंगा, असेट ये पकड़ो, किराया मुझे असेट का देते रहना, जो मशीन है। यहाँ पर ठीक है, मैं किराया देता रहूंगा। तो यहाँ पर जो बैंक होती है उसको बोलते हैं लेसर। यानी जो यहाँ पर बैंक है, जो यहाँ पर बैंक है वो क्या कहलाएगी? लेसर। ठीक है, लेसर। और जो कस्टमर है जिसने किराए पर लिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे? लेसी। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर हो गई पार्टी सारी, दोनों पार्टी। डज नॉट एंजॉय द यूज ऑफ असेट बट इट्स द ऑनर। कहता है कि भाई बैंक जो होता है लेसर होता है, ऑनर होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करता। एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि भाई वो प्रॉपर्टी को मतलब यूज नहीं करता। यूज करने के लिए तो सामने वाली पार्टी को दे दिया, वो तो केवल रेंट ही, रेंट उसका फायदा है। उसका फायदा क्या, इनकम क्या है? रेंट है उसकी, बस रेंट ही तो चाहता था। वो मशीनरी लेके क्या करेगा? उसको मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करना है। आप पढ़ भी चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो बैंक थोड़ी रह जाएगी। आपने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। देखिए बोलता है, कहता है लेसर इज इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटा देना। लॉस से नहीं, पीएल अकाउंट बनाया था उसमें से माइनस कर देना, डेबिट कर देना। ऐसे समझ लो कि प्रॉफिट से कोई खर्चे को माइनस करना राइट ऑफ कहलाता है। ठीक है, लेसर इज इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल बना के समझाता हूं। जैसे मान लिया आपने 100 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी थी जिसकी कॉस्ट थी 100 करोड़। अब वो 5 साल चलेगी, उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल, 5 ईयर। ध्यान से सुनना, लाइफ कितनी? 5 साल। अब क्या 100 करोड़ रुपए जो आपने खर्चे किए हैं, क्या उसे पहले ही साल में तुम क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे। ये मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्योंकि जो मशीनरी का ऑनर होता है ना, मशीनरी का जो ऑनर होता है उसी को डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने का पावर होता है, यानी अधिकार उसी के पास होता है। क्यों? क्योंकि भाई खरीदा तो उसी ने है ना, आपको तो रेंट पे दिया कुछ टाइम के लिए। आज जब कुछ टाइम के लिए रेंट पे दिया जाता है तो फिर मशीनरी किसकी? उसकी है। तो मशीनरी का जो फायदा होगा खर्चे का। देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है हर साल जितना मशीनरी में घिसावट होती चली जाएगी, वियर एंड टियर। ठीक है, वियर एंड टियर क्लियर हो रहा ना? तो वियर एंड टियर अगर हो रहा है तो उसे हम हर साल उसे क्या करेंगे? अलोकेट करेंगे। अलोकेट का मतलब उसको खर्चे को हर साल दिखाएंगे कि भाई पहले साल मेरा इतना खर्चा, दूसरे साल का इतना खर्चा, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का।
अगर 5 साल की लाइफ है तो 5 साल दिखाएंगे। अगर तुम पहले साल में अगर 100 करोड़ दिखा दोगे और तुम्हारे पास मान लो प्रॉफिट है तुम्हारा 100 करोड़ का हुआ था वहां पर, तो 100 करोड़ से 100 करोड़ घटा दो तो 0 प्रॉफिट बचेगा। लेकिन एक्चुअल में मशीनरी तुम एक ही साल थोड़ी ना यहाँ पर यूज करोगे, मशीनरी तो अगले 5 साल में यूज करोगे, तो खर्चा भी 5 साल में डालो ना भाई, पहले साल में 100 करोड़ क्यों डाल रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन में इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 0 लगाएंगे 20 CR, यानी 20 करोड़ रुपए आपको हर साल खर्चा दिखाना है इस मशीन का। तो हमारे पास मान लेते हैं अगर प्रॉफिट 100 करोड़ का था तो इसमें से केवल 20 करोड़ माइनस होंगे, यानी 80 करोड़ आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपकी इनकम बन गई। ठीक, क्लियर हो गया भाई, ओके। अब तो यहाँ पर बोलता है, यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए बोलता है लेसर इंटाइटल टू राइट ऑफ, लेसर कौन, बैंक, ये है बैंक, बैंक है लेसर, बोलता है यहाँ पर उसको डिप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा, और बोलता है चार्ज ऑन कैपिटल एसेट अगेंस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। देखो भाई साहब सुनिए, जो भी आपकी इनकम होती है, जो भी आपकी इनकम होती है, उस इनकम पर आपको क्या लगता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक, टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो इनकम आपकी जितनी ज्यादा होगी तो टैक्स भी उतना ज्यादा लगेगा ना, इनकम जितनी कम होगी तो उतना कम टैक्स लगेगा। अब मैं यहां से मान लो इनकम आपकी थी 100 करोड़, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 20, तो अभी कितना बचा, 80 करोड़। तो 80 करोड़ के ऊपर मान लेते हैं मेरा 50% का टैक्स रेट है, तो यहाँ पर आपको 40 करोड़ का टैक्स लगेगा। वैसे कितना लगता, मान लो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते तो 100 करोड़ के ऊपर 50% लग जाता, तो कितना लगता, 50 करोड़। ध्यान दो, फायदा कितना हुआ, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का फायदा हुआ पूरा पूरा, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। बोलता है until it, बोलता है इट इज फुल्ली रिटर्न ऑफ while lessee is benefited by not investing funds in capital cost, the lease charges are बोलता है permitted to account as revenue expense in the books of account। ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेसी है, लेसी कौन है, जिसने मशीन को किराए पे लिया, उसको फायदा क्या क्या होगा भाई, बहुत बड़ी अमाउंट में इसको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जो रकम आपको लगाने वाले थे ना मशीन में वो नहीं लगाना पड़ेगा, उस पैसे को आप और कहीं बिजनेस एक्सपेंशन में लगा दो, अपने धंधे को बड़ा करने के लिए उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा दो, आपके पास एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा आपका क्या होता है, आप रेंट पे करते हो, कौन सा रेंट, लीज रेंट पे करते हो, और इस लीज रेंट का भारत सरकार टैक्स में बेनिफिट देती है, मतलब आप जो रेंट पे कर रहे हो ना, आप अपनी इनकम से उसको घटा सकते हो। अब इनकम से घटा दिया तो टैक्स कम देना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, जैसे लेसर तुम्हारा वहां पर क्या घटा रहा था, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा था, आप क्या घटाओगे, आप रेंट घटाओगे, कौन, लेसी, लेसी कौन, कस्टमर जिसने मशीन किराए पे लिया। समझ आ गई बात, आगे देख, द लीज कैन ऑल्सो बी अरेंज ऑन एनी एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड असेट्स, ठीक है, और long leasehold property by either mortgaging it or by selling it at market price to the leasing company. This leasing company in turn will lease it back to the seller of the asset on lease, thus benefiting both the entities in lease. Lessee equipment does not become the owner. एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे जब कोई आदमी या कोई पर्सन कोई लीज पे अगर कोई एसेट को लेता है, सबसे पहला नुकसान क्या है कि कभी आप ऑनर नहीं बनते। ऑनर बनते हो, मैं बता दूं ऑनर बनने का जो होता है इसमें राइट, जो लीज होती है वो दो तरीके की होती है, कौन कौन से, एक पहली ऑपरेटिव, थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही थी तो प्लीज स्किप कर दीजिए, थोड़ा मैं गहराई से चीजों को बताने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है बता देना चाहिए। लीज जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहला लीज जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है, मान लेते हैं कि आपकी जो एसेट की लाइफ है वो एसेट की लाइफ 5 साल की है, 5 साल की है, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी, 100 करोड़ रुपए की। अगर सामने वाली पार्टी को आप 3 साल के लिए उसको रेंट पे दे रहे हो और उस पे मान लो कि 90% अप्रोक्सी 90% से कम ही उससे पैसे ले रहे हो, मतलब 100% नहीं जा रहे हो, उससे 100% किराया उससे नहीं चार्ज कर रहे हो, ठीक है।
कितना चार्ज कर रहे, 70 लाख रुपए चार्ज कर लिए, 60 लाख चार्ज कर लिए, या 50 लाख चार्ज कर लिया, तो ये क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज दूसरा होता है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का मतलब होता है कि ये जो एसेट होती है ना, ये एसेट फाइनली लास्ट में लेसी की हो जाती है। लेसी कौन, जिसने लीज किराए पे लिया हुआ होता है वो, ठीक है। इसके ऊपर एक एस है, अकाउंटिंग में दे रखा है पूरा, ठीक है, लीजेस करके S20, ठीक है, S20 नहीं, S19 शायद है, आई होप। क्या, मुझे इस समय प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मुझे जो लीज का स्टैंडर्ड है वहां पर ये सारी बातें मेंशन है, मुझे याद, मैंने पढ़ा था उसको अच्छे से। तो ये जो लीज में कवर किया गया, वहां पर दो तरीके की लीज होती है, एक तुम्हारी फाइनेंस लीज होती है, दूसरी ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज तो आपने समझ लिया कि भाई उस मतलब 100% से अगर कम वैल्यू से चार्ज कर रहे हो सामने वाले से, यानी लेस देन 90%, अप्रोक्सीमेटली, कहीं लिखा नहीं लेकिन ऐसा एजम्पशन होता है कि भाई 90% से कम ही रहता है। 100% के अप्रोक्स में अगर आप सामने वाली पार्टी से पैसा ले ले रहे, मैंने कहा मैंने 99 लाख सामने वाली पार्टी से चार्ज कर लिया, और यहां पर जो टर्म था वो पूरा हो गया 5 साल का। क्या भाई साहब आपको नहीं लगता है कि सामने वाले को सेटअप दे देना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा भी दे दिया उसने, लाइफ भी वहीं तक थी। तो ऐसे में जब उसका रिलीज रेंट इतना ज्यादा फिक्स कर दिया जाता है कि जो 80 होता है, 80 का मतलब जो मतलब कस्टमर कस्टमर जो होता है उसको लगने लग जाता है कि भाई मुझे लगता है कि मुझे सारा पेमेंट करना पड़ रहा है, जो मेरे पास में जो एसेट आई है उसका सारा पेमेंट करना पड़ता है। तो क्या एक एग्रीमेंट में लिखवा लेता कि भाई जब टर्म खत्म हो जाएगा 5 साल के बाद तो एसेट मेरी हो जाएगी। उस केस में एसेट किसकी हो जाती है, किसकी, लेसी की हो जाती है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में बंद करके मत सोचने लग जाना कि हर केस में जो एसेट होती है वो बैंक के पास ही रहती है या फिर लेसर के पास ही रहती है। कुछ केसेस होते हैं जहां पर एसेट लेसी की हो जाती है, जैसे मैंने बताया उस केसेस में, ठीक है। हालांकि आपको अगर याद नहीं रहता कोई बात नहीं, एक मैं लीज बैक वाला भी ट्रांजेक्शन आपको बता देता हूं, इसी में लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ लीज बैक क्या होता है। लीज बैक का मतलब होता है, जैसे मान लिया यहां पर है एक कंपनी, और कंपनी के पास में 20 करोड़ रुपए की मशीन है। 20 करोड़ रुपए इनके पास लगी हुई नई मशीन है, लगी हुई है 20 करोड़ रुपए की। अब मशीनी के पास में फंड्स की कमी, यानी पैसे इसके पास नहीं है। अब कंपनी चाहती है अगर मेरे पास में अगर 20 करोड़ रुपए अभी आ जाए तो मेरा काम भी शुरू हो जाए, काम अटका हुआ है। तो ये क्या करेगी, किसी पार्टी को, भले ही वो बैंक ही क्यों ना हो, बैंक भी हो सकता है, उसको ये सेल कर देते हैं। सेल करके वो पैसा ले लिया 20 करोड़ रुपए, ठीक, या 20 करोड़ थोड़ा बहुत कम दे देंगे ये लोग। 20 करोड़ रुपए पैसा इनसे ले लिया, बोला भाई मशीन मैं तुमको बेच दे रहा हूं, मशीन आप ले लो, मशीन आपकी हो गई। वापस मुझे रेंट पे यही मशीन दे दो, मशीन मेरे पास ही है, सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया सेल का, पैसा ले लिया 20 करोड़ रुपए, ठीक है, पैसा ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मशीन इनकी हो गई, ये ऑनर हो गए। अब ये हो गए ऑनर, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, जब ये ऑनर हो गए तो अब मैं अगर इस मशीन को यूज करूंगा तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, तो मैं यहां बैंक को रेंट दूंगा। ये जो ट्रांजेक्शन कहलाता है इसको बोलते हैं लीज बैक ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया, ओके। यही सब लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ तो दिया ही है, ठीक। आगे देखिए, एडवांटेज टू लेसी। एडवांटेज टू लेसी, इसका लेसी को फायदा क्या रहता है और लेसी को नुकसान क्या रहता है, दोनों चीजें बताई गई। बोलता है यूज ऑफ असेट विदाउट इनकरिंग द कैपिटल कॉस्ट। आपको बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता है, छोटा मोटा पैसा लगा करके, मतलब रेंट जो लीज रेंट फिक्स किया जाएगा वही दे करके आप क्या कर सकते हो, आप उस असेट को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब आपको लोन वैसे लेना पड़ता है उस मशीन को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं थे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। समझ आई बात, चलो, यानी कि बचत हो जाती है। लीज रेंटल्स आर द बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंस। कॉन्ट्रैक्टिंग बोलता है कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉफिट एंड रिड्यूसिंग टैक्स। मैं पहले बता चुका हूं, लीज रेंटल्स जो होता है, लीज जो रेंट होते हैं, ये रेंट जो होती है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वहां पर फुल्ली अलाउड है। आप रेवेन्यू से उसको माइनस कर सकते हो और उसके ऊपर टैक्स का फायदा ले सकते हैं। अगला पॉइंट आता है सिंस देयर इज नो कैपिटल कॉस्ट। कहता है भाई साहब कैपिटल कॉस्ट तो कम है यहाँ पर, या है ही नहीं। बोलता है दिस दिस डज नॉट इंपैक्ट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों, कैसे, समझिए। जैसे मान लिया, मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे, आप लोन लोगे ना। तो लोन जब लेते हो तो आपके पास जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक तरफ तो एसेट दिखती है और एक तरफ
लोन दिखेगा, लाइबिलिटी साइड लोन दिखेगा, और वो लोन जब तक आप नहीं चुकाओगे तब तक आपकी लाइबिलिटी दिखती रहेगी। लाइबिलिटी इन द सेंस कि वो अमाउंट आपको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। जिम्मेदारी बन गई, टेंशन बढ़ गई, भाई लोन हमारे बुक में आ गया, ठीक है, तो इससे भी बच जाता है बंदा। कौन बच जाता है? लेसी। आगे देखिए, बोलता है क्रेडिट वर्दीनेस, बोलता है ऑफ द लेसी इज मेंटेन्ड एट द हायर लेवल फैसिलिटेटिंग टू बोरो फर्दर। देखो हर एक, मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 वहां पर भी लिखा गया है, इसके पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 आया था वहां पर भी लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी है, मैं कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी चीजों की बात हो रही है, इसीलिए बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहा हूं। ऐसे ही जितने भी आपके जो भी लीगल रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं, वहां पर सबके पास एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के आगे आप लोन ले भी नहीं सकते और लोन सामने वाली पार्टी देगी भी नहीं। मान ले जैसे आप एक फर्म चलाते हो, तो बैंक क्या करती है, बैंक सबसे पहले देखती है आपके पास असेट्स कितनी है, कितने लोग हो, कितना आपने कैपिटल लगा रखा है। मान लेते हैं आपके पास असेट्स हैं कुल 50 करोड़, 50 करोड़ की असेट्स है। बैंक के पास आप चले जाओ, कह दो मेरे पास 50 करोड़ का लोन चाहिए, क्या आपको दे देगा? ना, नहीं देगा। तू जानती 50 करोड़ की तुम्हारी असेट ही सारी, एसेट को मार्केट में बेचने जाओगे तो 50 करोड़ की बिकेंगी भी नहीं, 70-80% पे तो बिकेगी, तो उसमें तो रियलाइज भी नहीं हो पाएगा। अगर मान लो पैसा तुम नहीं पेमेंट कर पाए, तुम पैसा नहीं देती हो। यहाँ पर बैंकिंग जो जो तुम्हारे कंपनीज एक्ट है ना, वहां पर तो सीधा तौर पर कंपनीज के ऊपर बाउंडेशन लगा रखा कि इससे ज्यादा आप मतलब उधार ले ही नहीं सकते, ठीक है, वहां पर बाउंडेशन लगी हुई है, काफी सारी बाउंडेशन लोन के मामले में लगी हुई वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बैंक होता है ना, पहले तो क्रेडिट वर्दीनेस देखता है क्या आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम कितनी है, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितना आपके पास असेट्स अवेलेबल है, कितनी कैपिटल है, क्या क्या कितना पैसा आपने लगा रखा है, कितना आउटसाइडर्स में लगा रखा है, तब जाकर के कहीं लोन मिलता है। उसके बाद भी पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। समझ आया? इसलिए क्रेडिट वर्दीनेस जो होता है इससे बढ़ जाता है। मान लिया आपकी बुक्स में लोन ही नहीं है, आपने लीज पे उठाया हुआ है एसेट को और आप फटाफट से रेंट पे कर रहे हैं, आपके बुक में लोन है नहीं, तो फटाक से आपको बैंक लोन दे देगा, कहेगा ठीक ओके भैया ले जाओ लोन। ठीक, समझ आ गया? ये फायदे किसको हैं? ये फायदे आपको लेसी को होने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि लेसी को नुकसान कौन से हैं। देखिए चलिए नुकसान की तरफ चलिए। पहला पॉइंट देखिए, कहता है ऑनरशिप ऑफ असेट इज हेल्ड, मतलब कहता है विद द लेसर नॉट विद द लेसी। मैंने अभी बताया था कि भाई लीज का रेंट पे करते रहोगे, मैं उस वाली फाइनेंस लीज की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ ना, फाइनेंस लीज की बात इसको भूल जाइए। यहाँ पर जो लिखा है, वो जो पॉइंट लिखा हुआ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीज की बात बता रहा हूँ। ठीक, मैंने गहराई से इसलिए बता दिया, मान लो कभी आप यहाँ मैं आपको पढ़ा दूं इस तरीके से, और आप स्पेशलाइजेशन कोर्स को करने लग जाए, वहां पर आपको मिल जाए पॉइंट, बोलेंगे अरे सर ने तो कुछ गलत ही पढ़ा दिया था। भाई गलत नहीं पढ़ाया था, वो इसमें जितना लिखा हुआ मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, वो मैंने बता दिया था। ठीक है, आप समझ गए ना? तो ऑनरशिप जो होता है, ऑनरशिप किसके पास रहेगा? लेसर के पास रहेगा। लेसी के पास कुछ नहीं आने वाला, लेसी क्या करेगा? सिर्फ रेंट ही पे करता रहेगा और यूज करता रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, बोलता है एसेट इज परमिटेड टू बी यूज फॉर द एग्रीड बिजनेस पर्पसेज ओनली, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द यूटिलाइजिंग द एसेट फॉर द अल्टरनेटिव बिजनेस पर्पस इफ एनी। कहता है भाई देखो, मशीनरी अगर तुमने जिस पर्पस के लिए वहां पर लीज में एग्रीमेंट साइन किया था ना कि भाई मैं कहाँ यूज कर पाऊंगा, सिर्फ उसी जगह यूज कर सकते हो, मैं चाहूं कल की डेट में उस मशीनरी को उठा करके किसी दूसरे पर्पस के लिए लगा दूं, क्या लेसर जो उसका जो मशीनरी का मालिक होगा क्या करने देगा? नहीं करने देगा, वो तुरंत भैया कहेगा ऐसा है, बस खेल खत्म। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आगे बोलता है कन्फिस्केशन और रिपोजेशन ऑफ द असेट, बोलता है बाय द लेसर ऑन द ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने बताया ना कि वो जो प्रॉपर्टी यानी जो मशीनरी आपको दिया है ना, वो कभी भी वापस ले सकता है। मान लो जैसे जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कुछ टर्म्स लिखी थी, कुछ शर्तें लिखी गई थी, और उन शर्तों को आपने तोड़ दिया, तो उसके पास पावर आ जाएगी ना, आपने शर्तों को क्यों तोड़ा, मैं आपसे एसेट वापस ले रहा हूं, एसेट वापस ले लेगा। मान लेते हैं कि सारी कंडीशन सब कुछ ठीक चल रही थी, आपने पेमेंट ही नहीं कर पाया, पेमेंट किया ही नहीं, तो भी चला जाएगा, तो भी जब्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक, तो भी जब्त हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है इफ द लेसर ऑनर बिकम्स द इंसॉल्वेंट, कहता है जो लेसर है, ऑनर है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, गोज इनटू लिक्विडेशन, द एसेट मे बी अटैच्ड बाय लिक्विडेटर।
अब मान लेते हैं जो तुम्हारा ऑनर है एसेट का, उसने भी लोन पे उठा रखी थी कौन सी मशीनरी, ठीक, लोन पे उठा रखा था उसने, या और कोई मान लो कोई कंपनी थी और कंपनी वो लिक्विडेट हो गई, तो कंपनी जब लिक्विडेट होती ना तो कंपनी की जितनी सारी एसेट्स होंगी वो सारी एसेट्स लिक्विडेटर अटैच कर लेता। अटैच करने का मतलब होता है अपने कब्जे में लेकर के उनको बेच करके जो लेसर होता है उस लेसर की जो लाइबिलिटीज होती है उनको पे करता है। कौन सी लाइबिलिटीज? जिसने जिन लोगों ने लेसर को पेमेंट किया, लेसर को लोन दिया होगा, उनको पकड़ लाता है वो। यहां पर मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक तो खुद ही लोन देता है। अगर बैंक का केस है तो अगर बैंक लिक्विडेट हो रहा है तो बैंक की एसेट सारी वो क्या करेगा, अटैच कर लेगा, यानी पूर्ति कर लेगा और अपने पास जब्त करके रख लेगा। और बैंक के जितने भी लेनदार हैं, लोन प्रोवाइडर जो भी हैं, उनको सारा का सारा पेमेंट चला जाएगा। ऐसे केस में ये तो खतरनाक सिचुएशन है। मतलब अगर कंपनी या फिर एंटिटी कोई या लेसर लिक्विडेट हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, और ऐसे केस में मान लेते हैं उसकी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो पैसे कम पड़ जाएंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो लोग एसेट्स को उठा ले जाते हैं। क्लियर है? अगला जो पॉइंट आता है वो प्लास्टिक मनी का है। इससे पहले प्लास्टिक मनी शुरू करूं, मैं थोड़ा अपना गला गीला कर लेता हूं। आप लोग भी पी लीजिए पानी। आप लोग ये जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप बताते हैं ना कि वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, जब आप लाइक देते हैं, वीडियो को लाइक देते हैं, शेयर करते हैं, तो एनर्जी इससे बढ़ती है। और जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप बताएंगे कंटेंट कैसा है, देखिए मैं ये नहीं करता कि आप तारीफ करो, मैं ये नहीं कहता, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही तारीफ करो। लेकिन मान लो अगर वीडियो में आपको लगता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लगता है नहीं सर को यार इस तरीके से पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा, भाई यू आर वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। आप बताइए मुझे कि मुझे इंप्रूवमेंट कैसे करूं, मैं अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसको कैसे इनहांस करूं, कैसे बढ़ाऊं उसको, कैसे अच्छा करूं। आपका हमेशा स्वागत है, आप लोग ही तो हो, ठीक है, हमारे लिए तो आप ही लोग सब कुछ हो, इसीलिए आपका हमेशा वेलकम है। आप कोई भी सजेशन देंगे वो सिरोधार्य है, ठीक है, हमेशा मैं मानूंगा। सिर्फ आप एक बार बोलिए कि क्या नीड है आपकी, बताइए एक बार, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, देखिए प्लास्टिक मनी क्या है। प्लास्टिक मनी जो है, आजकल की डेट में तो आप लोगों को फोन आते होंगे, अगर मान लिया बैंकर होते, बैंकर के पास भी फोन आते हैं कि जैसे फोन करेंगे, हेलो कौन बोल रहा है, फला फला सर बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। अरे मैं आपको जो है एक जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाहता हूँ और फला फला लिमिट दी जा रही है और ये है वो है, आपको बेचने के लिए बात करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है ना, उसको प्लास्टिक मनी का नाम दे दिया गया। हालांकि प्लास्टिक मनी पे प्लास्टिक थोड़ी होती है, लेकिन प्लास्टिक मनी में उन्होंने डाल दिया उसको। प्लास्टिक मनी का मतलब वहां पर क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, डेबिट कार्ड आ जाएंगे, जो भी कार्ड से सारे सारे ले लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं कार्ड वो जो है प्योर प्लास्टिक वाले होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाली भी चीजें वो भी आ जाती हैं, और जो ई कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, वॉलेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ले लिया है जो भी यूज होते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट भेजने, रेमिटेंस भेजने के लिए, सारी चीजें ले लिया है, उठा लिया है। तो प्लास्टिक मनी का मतलब बेसिकली यही है, जो आपके कार्ड जो जारी होते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, तो यहाँ पर कार्ड की कई कैटेगरी दे रखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बोलता है प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, एंड अदर टाइप्स ऑफ कार्ड, तो कार्ड की ही बात कर रहा है वो ठीक है, हैज बिकम अ प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट। आज की डेट में भाई साहब फैशन बन गया है, जिनके पास देखो 5,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, उनके पास भी कार्ड, वो लोग भी कार्ड यूज करते हैं। कार्ड में फायदा ये मिल जाता है कि जैसे मान लो आज मैंने उसमें आज मैंने खर्चा कर लिया, अभी मेरे को पेमेंट नहीं करना, जब बिलिंग होगी उसके बाद में ड्यू डेट आएगी उस तब मैं पेमेंट करूंगा, तो उसका फायदा है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक, इसका फायदा मिल जाता है, जिसका फायदा लोग उठाते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी उठाते, क्रेडिट स्कोर अपना खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता है
प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट बन चुका है आज की डेट में। बोलता है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी हैज रिड्यूस द नीड ऑफ कैश सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे आपका कार्ड्स का यूज बढ़ता जा रहा है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स का मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, बहुत सारे पे आ चुके हैं मार्केट में, उन सबसे पेमेंट हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से जो कैश मार्केट में चल रहा है धीरे धीरे गायब होता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता गायब हो रहा है? हो रहा है। ठीक, तो ये जो गायब हो रहा है ना, ये काफी हद तक गायब हो चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत, मतलब अभी देहात में जाओगे आप, विलेज वगैरह जहाँ गांव वगैरह होते हैं ना, वहां पर उतना नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर भी धीरे धीरे पहुंचने लग गया है। लोग छोटी छोटी दुकानों में भी रखने लगे हैं क्यूआर कोड, तो वहां पर भी शुरू हो चुका है। ठीक है, पहला आता है चार्ज कार्ड। देखो चार्ज कार्ड जो होता है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड ही होता है, कार्ड जैसा ही होता है। देखिए इसकी क्या क्या बातें खास होती है। बोलता है चार्ज कार्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड, बोलता है वेयर कार्ड होल्डर इज नॉट चार्ज इंटरेस्ट, बट कहता है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। कब नहीं देना होता? जब विद इन ड्यू डेट पेमेंट करोगे भाई साहब। मतलब अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो कोई भी कार्ड होगा आपको पेमेंट जो है इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलता है बट नीड्स टू यूजर टू पे बैलेंस ड्यू, कहता है कि इन फुल अपॉन द रिसीट ऑफ सेटलमेंट। बोलता है यूजुअली एवरी मंथ, कहता है हर महीने आप खर्चा कर लो और जब ड्यू डेट आएगी आप पेमेंट कर दो। ठीक है, आगे देखो बोलता है होल्डर्स ऑफ दीज कार्ड में हैव टू पे हाई एनुअल फीस। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड की तुलना में चार्ज कार्ड की जो एनुअल फीस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, पहली चीज मैंने बताया क्या, कि जो चार्ज कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड्स की तुलना में इसकी फीस ज्यादा होती है, एनुअल फीस ज्यादा होती है। बोलना है देयर आर फ्यू इश्यूअर्स ऑफ चार्ज कार्ड्स, यहाँ पर कुछ ही बैंक होते हैं जो इसको इश्यू करते हैं, यानी कुछ बैंक जारी करते हैं, सारे बैंक इसको जारी नहीं करते। इतना ध्यान रखिएगा, सारे बैंक इसको जारी नहीं करते हैं। ठीक है, और देखिए यहां बोलता है चार्ज कार्ड यूजुअली डू नॉट हैव प्रीसेट स्पेंडिंग लिमिट। बोलता है एंड द अमाउंट अलाउड टू बी ड्रॉन वरी डिपेंडिंग ऑन द यूसेज एंड द पेमेंट रिकॉर्ड बिल्ट अप, देयर आर नो चार्जेस लेविड ऑन द अमाउंट स्पेंड अपार्ट फ्रॉम द एनुअल फीस। बोलता है लेट फीस चार्ज ऑन द डिले पेमेंट। मैंने अभी बताया था ना, अगर आप डिले करोगे तो यहाँ पर पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो बात लिखी है ना, यहाँ पर कहता है कि आपके पास में कोई प्रीसेट स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, पता होगा ना, नहीं यूज किया तो वो बता देता है। क्रेडिट कार्ड में मान लिया आपको लिमिट जारी हुई कि भाई आप 1 लाख तक के आप ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, तो 1 लाख तक आप बेझिझक आप क्या कर सकते हो, उसमें से पेमेंट कर सकते हो, आपका पेमेंट हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको अप्रूवल लेनी, यानी आपको लिमिट को इंक्रीज करवाना पड़ेगा, तब कर पाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका यूसेज देखा जाता है, आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। जैसे चार्ज कार्ड आप ले लिए, चार्ज कार्ड लिए और पहला पेमेंट आपने, मतलब पूरे महीने आपने खर्चे किए, उसके बाद में खर्चे करने के बाद में जब आपका ड्यू डेट आया ना, तभी आप क्या कर दिए, उन्होंने गोला दे दिया, टाइम पर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट भी किया आधा अधूरा किया, फिर लटका दिया। इस तरीके से आपकी जो स्पेंडिंग लिमिट यानी खर्च करने की लिमिट होगी ना, बढ़ने के बजाय जहां पर है वहीं पड़ी रहेगी। ठीक, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं होगा, मतलब बढ़ेगी तो है ही नहीं, आप ये मान करके चलो। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो, अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो और खर्चे अच्छे खासे टाइमली, सब कुछ आपका यूसेज अच्छा है और उसको यूज भी कर रहे हो ढंग से, तो आपकी यही लिमिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये लिमिट कितनी होगी आपको पता कैसे चलेगा? वहां पर एक ऑप्शन होता है लिमिट चेक करने का। जैसे आप मान लो दुकान पर गए, आपको आपको 50,000 का कोई एसी खरीदना है, तो आपको 50,000 का एसी खरीदने के लिए सबसे पहले उसमें बटन होता है, वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं क्या मैं 50,000 खरीदने के लिए अभी एलिजिबल हूँ, क्या खरीद सकता हूँ। अगर उसमें आप अप्रूव हो जाता है, अगर अप्रूव हो गया तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। और इसमें एक डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड में, वो भी बता दे रहा हूँ। डिफरेंस एक ये होता है कि यहाँ पर कोई मिनिमम, जैसे उसमें क्रेडिट कार्ड में क्या आता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके आप बैलेंस को टाल देते हैं ना अगले महीने के लिए इंटरेस्ट पे करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फुल अमाउंट होती है वो पे करनी होती है। अगर पे नहीं करते हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट उस महीने का लगेगा। ठीक है, यानी आपको पेनल्टी तो लगनी तय है, समझ गए। अगला पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप बहुत अच्छे से परिचित हैं,
क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज द कार्ड होल्डर यूटिलाइज सैंक्शन क्रेडिट लिमिट प्राइमरली फॉर द मेकिंग परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कहता है जो उसमें लिमिट दे रखी होती है, जितना सैंक्शन हो जाता है आप उतना आराम से चाहे सर्विसेज खरीदिए चाहे गुड्स खरीदिए, आराम से पेमेंट करिए। बोलता है डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड इज दैट, बोलता है इन केस चार्ज कार्ड इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू बी पेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। बोलता है यहाँ पर कहता है जो चार्ज कार्ड की जो अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी स्पेसिफाइड पीरियड में आपको पे करनी होती है, लेकिन बोलता है जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, कार्ड होल्डर जो होता है, ऑप्शन टू पे ओनली पार्ट अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, यानी कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो पे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। डेबिट कार्ड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत लोगों के पास आज की डेट में तो डेबिट कार्ड की संख्या बहुत कम हो गई, क्रेडिट कार्ड की बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों के पास डेबिट कार्ड निकले ना निकले, क्रेडिट कार्ड जरूर निकल आता है। देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, आप लोग ध्यान देते हो भाई डेबिट कार्ड एटीएम में ले जाकर के पैसे भी निकाल लेते हैं। तो डेबिट कार्ड नॉर्मली क्या होता है, एटीएम से विड्रॉ, अब तो जो कार्ड आ रहे हैं ना वो डेबिट और एटीएम दोनों, यानी कि आप वहां मतलब ट्रांजेक्शन खरीदारी भी कर सकते हैं और साथ में आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो, दोनों काम उससे हो जाता है। लेकिन इस यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था, पहले का अभी भी नहीं है। मतलब अगर केवल प्योर डेबिट कार्ड अगर जारी कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर एटीएम कार्ड आपको नहीं चाहिए, अगर एटीएम से पैसा नहीं निकालना है तो डेबिट कार्ड में क्या होगा, अगर मान लिया आपको स्वाइप करते हैं ना, स्वाइप वाली मशीन होती है, स्वाइप करते हैं तो जैसे ही आप कुछ खरीदते हैं तो आपके अकाउंट से तुरंत पैसा कट जाता है। पैसा कौन सा वाला, आपके खाते में पैसा होना चाहिए, ये उधारी वाला पैसा नहीं कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड में लिमिट है वहां पर और उससे हम पेमेंट करें, ना ना उससे नहीं, ठीक है, उससे नहीं। यहाँ पर आपके पास में पैसा खाते में होना चाहिए और जब आप स्वाइप करेंगे पेमेंट करेंगे तो आपके खाते से पैसा कट जाएगा। एटीएम कार्ड क्या है, एटीएम कार्ड बोलता है दीज कार्ड आर इशू टू द सेविंग्स करंट अकाउंट होल्डर्स, यहाँ पर जो तुम्हारे अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको यूज करने के लिए दिया जाता है। फॉर ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी एटीएम मशीन के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं, वहां पर पैसा तो जमा भी हो जाता है, जमा भी कर सकते हैं। लोकेटेड इन द ब्रांच और ऑफसाइड, ब्रांच के पास भी होता है और आसपास में भी लगे होते हैं कई जगहों पर, वहां जाकर के आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली डेबिट कार्ड्स आर आल्सो यूज्ड एज एटीएम कार्ड, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड होते हैं उनको एटीएम कार्ड के तौर पे भी यूज किया जाता है। प्रीपेड कार्ड कौन से होते हैं भाई, देखो प्रीपेड का मतलब ही आप समझो कि पहले पैसा आपको डालना है तब आपको यूज करना है। तो ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, ये जिनके जो खास एम्प्लॉय होते हैं, खास एम्प्लॉय को अपने बोलते हैं भैया आओ तुम मेरे सगे वाले हो, मैं तुमको एक प्रीपेड कार्ड दे देता हूँ, जाओ आराम से पैसे डाल दिए, मर्जी आया खर्चे करना जैसे, ठीक है। तो वो जो प्रीपेड कार्ड होता है वो लेके चला जाता है अपनी मर्जी से, वो उसमें जो पड़े हुए पैसे है ना उस पैसे को यूज करता है। क्लियर हो गया, पहले से पैसा कार्ड में डाल लो और फिर यूज करो। तो भैया अगर मुझे ही पैसा डालना है, मैंने ही खर्च करने हैं तो मैं थोड़ी करूंगा। तो इसमें नॉर्मली जो होते हैं बाकी जो कंपनीज वगैरह होती हैं, बाकी जो दूसरा बंदा होता है वो कार्ड किसी दूसरे बंदे को देता है कि भाई मैं तुमको पैसे डाल के दे रहा हूँ, जाओ आराम से खर्च कर जाते, ठीक ऐसा होता है। तो यहाँ पर बोलता है प्रीपेड कार्ड्स आर लोडेड विद द अमाउंट पेड बाय द पर्सन परचेजिंग द कार्ड, देयर बोलता है दीज कार्ड्स कैन बी गिवन टू द थर्ड पर्सन हु कैन यूज दीज फॉर द मेकिंग परचेजेस फ्रॉम द मर्चेंट्स। कहता है कि जो दुकानदार वगैरह होते हैं, शॉप्स वगैरह जो सामान बेचते हैं उनसे क्या कर सकते हैं लोग, सामान खरीद सकते हैं। सम कार्ड्स कैन आल्सो बी यूज फॉर द विड्रॉइंग कैश, कहता है इससे कैश भी निकाला जा सकता है एटीएम से। वाह क्या बात, पैसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर को ब्रांडेड कार्ड बहुत पॉपुलर आज की डेट, बहुत पॉपुलर। कैसे, एक्सिस बैंक ने जोड़ दिया फ्लिपकार्ट से, या एसबीआई ने जोड़ दिया भारत पेट्रोलियम से, अपना दोनों का लोगो यही कार्ड पे डाल दिया और कार्ड जो है पकड़ा दिया किसको, कार्ड यूजर को, कहा ऐसा है भैया चले जाना खरीदारी करना और तुमको पेट्रोल के जो पेट्रोल डलाओगे ना उसमें कुछ क्वाइंस दे दिए जाएंगे, और क्वाइंस जब तुम भारत पेट्रोलियम पर जाओगे तो तुमको रिडीम करके पेट्रोल बदले में मिल जाएगा, रिडीम हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो वहां पर दो वो ब्रांड है और दोनों ब्रांड का सबसे पहली बात तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, दूसरी चीज उन दोनों कंपनीज को फायदा मिल रहा है, कस्टमर को नहीं पता है, दोनों को फायदा मिल रहा है। अब इससे ये ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर होता है ना, दोनों कंपनी जब साथ में आती है तो वहां पर भारी डिस्काउंट यानी फ्लिपकार्ट वगैरह आप वहां जाओगे तो सस्ते में सामान मिल जाएगा, लैपटॉप वगैरह हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, सस्ते में खरीद सकते हो। तो जो को ब्रांडेड कार्ड होते हैं इज अ क्रेडिट कार्ड दैट द रिटेलर कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज इशू इन द पार्टनरशिप, आगे बोलता है विद द पार्टिकुलर कार्ड इशूअर और द नेटवर्क।
ठीक, ऑफ एंड बियरिंग द लोगोज ऑफ द बोथ द क्रेडिट कार्ड कंपनी और रिटेलर। रिटेलर कौन? रिटेलर कौन? रिटेलर वही जो कार्ड देता है, ठीक है, बैंक। को ब्रांडेड कार्ड्स अर्न मर्चेंटाइज डिस्काउंट पॉइंट्स। देखो, जो को ब्रांडेड कार्ड होता है इस पे पॉइंट्स भी मिलते हैं, डिस्काउंट भी मिलता है। इन अदर वर्ड्स, जो इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, यहाँ पर तो रिवार्ड की बात लिखी हुई है, रिवार्ड लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले कि भाई यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो भी आपको क्वाइन मिलेगा उसको आप रिडीम करा के उसका फायदा आप ले सकते हो। चीजें महंगी हैं उनका आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर ले सकते हो, उसका फायदा आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो को ब्रांडेड कार्ड होते हैं, बाकी जो कार्ड होते हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी कार्ड जो है वो उतनी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक लेवल पर। जैसे मैं 1 लाख की बात करूं तो 1 लाख में अगर देखा जाए तो को ब्रांडेड कार्ड जो एक ऐसे नॉर्मल कार्ड होता है उसकी तुलना में को ब्रांडेड कार्ड ज्यादा डिस्काउंट मिलाता है, मुझे जहां तक आइडिया है। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। बाकी आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग आइडिया होगा, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि ये क्या होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। स्पॉन्सरिंग द मर्चेंट बट दे कैन आल्सो बी यूज्ड एनीवेयर द कार्ड फ्रॉम द नेटवर्क आर एक्सेप्टेड, ठीक है। इनको कहीं भी यूज करो आप बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, देखिए, प्लास्टिक मनी में चार्ज कार्ड सीखा, क्रेडिट कार्ड सीखा, डेबिट कार्ड सीखा, एटीएम कार्ड सीखा, प्रीपेड कार्ड सीखा, को ब्रांडेड कार्ड सीखा। समझ आ गया? अगर आ गया तो यस लिख दीजिए, केवल यस लिख दीजिए कमेंट में कि समझ आ गया है, मुझे लेक्चर बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं लगा, इंप्रूवमेंट चाहते तो बताइए मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं ताकि और अच्छा बना सकूं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पेमेंट सर्विसेज। भाई साहब ये क्या है? क्या है? थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 मिनट के लिए सोचिए आप कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कार्ड की मैंने बात करी थी, आपको प्लास्टिक में नहीं चाहिए, जेब में रखने का झमेला नहीं चाहिए, मत रखो। आप क्या करो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो बैंक का, और बैंक के अंदर उस एप्लीकेशन में ही आपको कार्ड मिल जाएगा, वहीं से पेमेंट हो जाएगा। वाह क्या बात, मजा आ गया, ठीक। मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है ई कार्ड में। और यहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं जो आप एक प्लास्टिक कार्ड से उठाते हैं। क्लियर है? आगे देखो, बोलता है, कहता है द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हैज बिकम टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड स्मार्टफोन्स हैव बिकम वाइडली प्रेवलेंट। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे मान लो अमेजॉन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, वैलेट्स हो गई बहुत सारी। जैसे अभी अमेजॉन की वैलेट है ना, वहां पे पैसा डालो, आप पैसा डाल दो, उसके बाद पेमेंट करते हो। ये सारी चीजें यहीं पर कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी लोडेड विद द स्मार्टफोन्स। कहता है स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लो, और बोलता है लाइक मोबाइल वैलेट वगैरह हो गया, वेरियस कार्ड्स आर नाउ इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आल्सो। सारी चीज तो सब यहाँ कवर होता है। रेमिटांस सर्विसेज, ये क्या होती है? रेमिटांस सर्विस, अगर आपको कहीं पैसा भेजना है, कहीं पैसा भेजना है, तो पहले क्या होता था भाई साहब, पहले पैसा आप लो, थैले में डालो, छुपा करके ले जाओ। बीच में कहीं चोरी चपारी होने का डर भी होता था, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ा दे कोई, पैसों के चक्कर में ये डर लगा रहता था। लेकिन आज की डेट में सब नो टेंशन, ठीक है। बैंक के बहुत सारे, आज की डेट में इतना सिस्टम एडवांस हो चुका है कि बैंक के पास इतने सारे फंड ट्रांसफर के ऑप्शंस हैं, इतने सारे फंड के ट्रांसफर करने के सिस्टम बना चुका है वो, कि आप चुटकियों में पैसा भेज दीजिए आपको, और जो चोर रह जाएंगे मुंह देखते रहेंगे, पैसा गया। आप जाइए आराम से डील करिए जाकर के मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फायदा भी और है कि भाई साहब अगर आप कैश में लेके गए, क्या प्रूफ है आपने उसको पैसे दिए? आपको वीडियो तो बना नहीं रहे वहां पे, तो उसका प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन भेजे और रिकॉर्ड पक्का हो गया, पक्का हो गया कि नहीं हो गया? यस हो गया। अब वो अगर बोले कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, भाई प्रूफ है देख लो, क्लियर हो गया ना। तो जो रेमिटांस सर्विसेज होती है ना, यहाँ पर इसका फायदा बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। फॉर फैसिलिटेटिंग, बोलता है कि फॉर फैसिलिटेटिंग फंड ट्रांसफर बिटवीन द टू पर्सन, बैंक वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर्स, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, सब धड़ाधड़ पैसा भेजो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है अडॉप्शन ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम फॉर बैंक ऑपरेशन, दीज प्रोडक्ट्स हैव बिकम रिडेंडेंट। कहता भरमार हो गई है, ट्रांसफर प्रोडक्ट्स हैव बिकम टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट। देखो ये सारे इतने सारे, सबसे नेशनल तुम्हारा जो एनईएफटी है, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई ट्रांसफर हो गया, तुम्हारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। आगे बोलता है जो तुम्हारा नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके ऊपर। जैसे मान लो आपको लगता है आपकी कोई इंस्टॉलमेंट जानी है, कोई व्हीकल खरीद लिया, कार खरीद लिया, आप लोग बड़े आदमी हो, कार खरीद लिए। अब मान लिया कार खरीद लिया, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, टेंशन है यार, इंस्टॉलमेंट देनी थी, भूल गए, नहीं दे पाए। अब क्या हुआ, बैंक ने पेनल्टी लगा दिया। आप क्या करो ना, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम यानी नैस को एक्टिव कर, यानी अब जब डेट आएगी ना तो उस डेट को ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट से कट जाए। इतना बढ़िया सिस्टम है, आपको न याद रखने की झंझट है, आप सिर्फ अकाउंट में पैसा मेंटेन करो, बाकी सारा झंझट खत्म, ऑटोमेटिकली पैसा आपके खाते से चला जाएगा। ठीक है, पैसा आ भी जाता है केवल पेमेंट करने के लिए नहीं होता, पैसा आता भी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर आने का भी सिस्टम होता है, जाने का भी सिस्टम होता है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स आप देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है। गवर्नमेंट को कोई भी फंड का पैसा हो, किसी स्कीम का पैसा हो, कोई भी चीज का पैसा अगर पब्लिक तक पहुंचाना है, भाई साहब बैंक एक ऐसा साधन है जिससे जो तुम्हारा क्या बोलते बैंक गवर्नमेंट है पैसा भेज। तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए समझ लो एक ऐसा ये बैंक आधार है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारी स्कीम्स को एक्सिक्यूट करती है, चलाती है। ठीक है, और लोगों को फायदा पहुंचाती है। ठीक, तो यहां पर देखो क्या बोलता है, यहां पर कहता है बैंक ऑल्सो सर्व एज द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर द सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर एम्ड एट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेफ अवेन्यूज फॉर ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द कॉमन मैन। यहाँ पर जो बैंक्स होती है ना, बैंक के थ्रू जो गवर्नमेंट जो होती है वो अपने बॉन्ड्स भी जारी करवा देती है या कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी जारी करवा देती है, मतलब बैंक के थ्रू ही सारे काम हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट को पैसा उठाना तो बैंक के थ्रू पब्लिक से पैसा भी उठा लेती है, टैक्स कलेक्शन भी कर लेती है, कोई योजनाओं का पैसा किसी पब्लिक तक पहुंचाना तो वो भी पहुंचा देती है। ठीक है, मतलब सारा काम यहाँ से हो जाता है बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर बोलता है सम प्रोमिनेंट स्कीम्स, यहाँ पर कुछ स्कीम्स दे रखी हैं, बोलता है दीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड द कमीशन इनकम टू बैंक्स। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर बैंक्स को कमीशन देती है इसके ऊपर, अपार्ट फ्रॉम द फैसिलिटेटिंग देम कैटर टू वेरियस नीड्स देयर कंज्यूमर्स अंडर वन रूफ। ठीक है, ये सारा एक ही छत के नीचे मिल जाता है, जैसे पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, सीजीएएस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर आपने टैक्स पढ़ी इनकम टैक्स एक्ट 1961, जहां पर एक वहां पर कैपिटल गेन नाम का चैप्टर है जहां पर आपको एसेट को बेचते हैं, अगर आपको वहां पर एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम में आपको पैसा खर्च करना है और उस टाइम में आप खर्च नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर पैसा अगर आप जमा कर देते हैं तो आप टैक्स से बच जाते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये भी सुविधा देती है। सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए खुलवाया जाता है। आरबीआई बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आगे बोलता है नॉमिनेटेड एजेंसी फॉर गोल्ड इंपोर्ट्स, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बोलता है वे वे बंद वे बंधन योजना। ठीक है, और ये आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये सारे स्कीम चलती है, मतलब एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है भाई साहब, अभी मत सोचिएगा ये लिस्ट बस इतना ही, ना ना ना, इसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें। ये तो एक लिस्ट दे दिया ना आपको रेफरेंस तौर पे कि हाँ ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखिए थर्ड पार्टी जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में जैसे मान लो मैंने अपने पिताजी को बैंक भेजा, मैंने बोला डैडी एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये पकड़ो 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दो जाके। अब पिताजी चले गए यहाँ से बैंक में डिपॉजिट करने, अब वहां से आ रहे कह रहे बेटा ये इधर आओ। हमने कहा क्या, फिर यार एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले डाली। मैंने कहा अरे बैंक गए थे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए थे क्या? कहा नहीं नहीं नहीं, वहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच रहे। अरे ये कैसे भाई साहब, आज की डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी आप छोड़ दो, बैंक बहुत सारे थर्ड पार्टी के काम करना शुरू कर दिया है। देखिए पूरी लिस्ट नीचे खुली पड़ी है, देखिए क्या क्या है। देखिए इन्होंने बोला कि डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट होता क्या है, देखिए आपके पास में जो दो डिपॉजिटरी होती है एनएसडीएल और सीडीएस है। ठीक है, ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं इनके पास में जो शेयर्स होते हैं वो डिमेटलाइज फॉर्म में होते हैं। अब ये किसी नॉर्मली तो अकाउंट ओपन नहीं करती है, बैंक के माध्यम से यहाँ पर अकाउंट खोला जाता है।
डीमैट अकाउंट जो खोला जाता है, तो ये जो होते हैं ना बैंक होते हैं, इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम पे जाना जाता है। यानी टाइप करती है किससे, इनसे टाइप कर लेती हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पे फिर क्या कनेक्ट करती हैं, अपने इनके जो कस्टमर होते हैं उनको क्या करती हैं, उनको कनेक्ट करती हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स को पहले फिजिकली रखा जाता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता था, वो सर्टिफिकेट रखते थे संभाल करके। अब मान लो उसमें पानी पड़ जाता है, गल जाता है, चूहा कुतर देता है, कहीं दिक्कत होती थी। अभी क्या है, डीमैट अकाउंट में आप शेयर जितने खरीदते हो, किसी कंपनी के खरीदते हो, तो उन शेयर्स को आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके उसमें सुरक्षित रख सकते हो। इसको जो बोला जाता है नॉर्मली डीमेटलाइज अकाउंट बोला जाता है। डीमेटलाइज अकाउंट यानी कि एक जो फिजिकली ना रह करके एक वर्चुअल अकाउंट होता है जहां पर आप शेयर्स को रख सकते हो। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पे आपको ये अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने का भी ये सुविधा देता है। कौन देता है, बैंक देता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर कैसे होता है, रजिस्टर होता है एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब देखो इसके अलावा एक ट्रेडिंग अकाउंट भी यहाँ पर होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट टाइप करता है स्टॉक ब्रोकर से। स्टॉक ब्रोकर कौन, जो शेयर्स में डीलिंग करता है, यानी शेयर्स में डील करवाने का, यानी खरीदने बेचने का धंधा जो करता है ब्रोकर करता है। जैसे आपका एंजल, एंजल ब्रोकर्स आपने नाम सुना होगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना है, आपको वहां पर शेयर्स खरीदने बेचने हैं, और आप वहां से शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, आप शेयर्स रखोगे कहाँ, डीमैट अकाउंट में रखोगे। ठीक है, रखने के लिए डीमैट अकाउंट है, खरीदने के लिए आपका कौन सा, बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है। समझ गए ना। अब देखो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर जो बैंक है आज की डेट में, वो सारा 3-in-1 अकाउंट में आपको देता है। यानी कि एक डीमैट अकाउंट खोलेगा, उसी में आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक करेगा, उसी में सेविंग और करंट अकाउंट भी लिंक रहता है। मतलब ये कि अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर खरीद लीजिए, आपके सेविंग या करंट अकाउंट से पैसा चला जाएगा और स्टोर कहाँ हो जाएगा, डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। जो सिक्योरिटी खरीदी है वो कहाँ दिखेगी, डीमैट अकाउंट में दिखेगी। तो ये 3-in अकाउंट, जो 3-in-1 अकाउंट है ना, ये बेस्ट है खरीदने के लिए। जो ट्रेड करते हैं आराम से इसमें पैसे डालो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है म्यूचुअल फंड, कहता है टाइप करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सुनिए। जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो पब्लिक से पैसा उठाता है, पब्लिक से पैसा उठाता है। ये आम जनता है, पब्लिक से पैसा उठाया और इसको अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। और मान लेते हैं ये अगर कमा रहा है 20%, अगर यहाँ इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पर इनको जो पब्लिक होती है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स इनके होते हैं, इनको मान लेते हैं अगर ये 12% दे रहा है, 12% दे रहा है, इसका फायदा कितना हो गया, 8% का। 20 - 12, 8% का फायदा अपनी जेब में रखता है, ऐसे पैसे कमाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली यूनिट्स होती हैं। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई साहब हमें भी थोड़ा ध्यान देना, हम लोग भी हैं इधर लाइन में, तो आप एक काम करो, मेरा म्यूचुअल फंड जो है इसके कुछ यूनिट्स बिकवा दो। ठीक है, तो ये जो जो बैंक होते हैं इनके साथ टाइप कर लेते हैं, और ये जितनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बिकेंगी, यानी जितनी म्यूचुअल फंड की लॉट बिकेंगी, उसके ऊपर इनका कमीशन रहता है, और वो कमीशन को मिलता है फायदा। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचते हैं साथ में बैंक वाले। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी वहां पे सेटअप बना लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचते हैं, टाइप कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। आगे व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हाउस इंश्योरेंस, भाई साहब जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो टाइप कर लेते, मतलब चारों तरफ से कमाई ही कमाई। आज की डेट में बैंक ने पूरा इतना फैला दिया है, पूरा दबा के, कि बिल्कुल चारों तरफ से पैसा आए ही आए। ठीक है, समझ गए ना चीज को। तो ये सारी सर्विसेज आज की डेट में बैंक दे रहा है। ये पूरा एग्जॉस्टिव में फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि ये पूरी लिस्ट, सारा बैंक का सारा फंक्शन यहीं पे डला हुआ है, सारी सर्विसेज यहीं डली, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक करता है, यहाँ पे दिखती नहीं है आपको। ठीक है, डिटेल में कभी मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, अभी तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पार्ट है इसको पहले कवर कर लेते हैं। आगे बोलता है सेफ कस्टडी और ट्रस्टीशिप सर्विसेज। मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लिया आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट हो गया, या आपके पास में कोई हीरा जवाहरात वगैरह है, सोना चांदी रखा हुआ, आपके घर में चोरी हो सकता है, कुछ ना करो, बैंकर्स के पास, बैंक के पास चले जाओ, वहां पे एक छोटा सा लॉकर रेंट पे ले लो और वहां पर रख दो जाकर के, सारी जिम्मेदारी बैंक की रहेगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, जिम्मेदारी बैंक की कब रहती है, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, बैंक पूरा ढह गया, वहां कवर नहीं करेगा। तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, बैंक बियर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एम्प्लॉय की अगर जिम्मेदारी है, एम्प्लॉय ने कुछ धोखाधड़ी किया, कुछ भी किया है, तो रेंट का 100 टाइम्स वो क्या करते हैं, वो लोग पे करते हैं। ठीक, समझ गए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर से। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है,
बैंक्स एंड बैंकर्स एंजॉय द ट्रिमेंडस पब्लिक ट्रस्ट। कहता है देखो बैंक के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, आज की डेट में बैंक ही तो ऐसा है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। बैंक के ऊपर भी भरोसा कम करने लगा, जैसे नीरव मोदी कांड हो गया, ठीक है। हालांकि कम हो गया लेकिन उतना भी नहीं कम हो गया भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी तो कोई झोल झाल नहीं चल रही है ना, आराम सब कुछ एकदम चकाचक चल रहा है, तो लोग भरोसा करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी बहुत सारी ऐसी जिनके ऊपर लोग भरोसा आंख बंद कर करते हैं, जैसे आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब बैंक के ऊपर लोग, एचडीएफसी हो गया, जो ये बैंक है ना, इनके ऊपर लोग भरोसा अभी बहुत स्ट्रांग उनका ट्रस्ट रहता है इनके लिए, ठीक है। तो वहां पर पैसा लोग आराम से जाते हैं, जमा कर देते हैं बिंदास होकर, और सुकून से खाना भी खा सकते हैं। बैंक हैव देयरफॉर ऑफर्ड सर्टेन सर्विसेज, बोलता है लिवरेज ऑन द पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कौन सी सर्विसेज, सर्टेन सर्विसेज में बनता है बैंक, कौन कौन सी सर्विस होता है, बोलता है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तुम्हारे पास में कोई वैल्यूएबल आर्टिकल वगैरह है, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको लगता है कि घर में चोरी चपारी हो सकती है, मेरा कोई रिश्तेदार आके चुरा ले जाएगा, धोखाधड़ी हो सकती है, बैंक के पास जाओ बिंदास होके दे दो जाकर के, सेफ रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तुम्हारे पास, जैसे मैंने एक केस बताया था ना वसीयतनामा वाला, बुढ़ऊ मरने वाले हैं, अभी वो चाहते हैं कि मेरे घर में लड़ाई ना हो और ये दंगा फसाद ना हो, बैंक के एक्सक्यूटरशिप दे देते हैं और बोलते हैं साहब आप ही देख लेना मेरे मरने के बाद, मैं तो रहूंगा नहीं, मेरे बच्चों में ठीक से बंटवारा कर देना। इसकी भी जिम्मेदारी कौन ले लेता है, बैंक ले लेता है। तो अगर डॉक्यूमेंट वगैरह भी कोई भी है ना, तो वो भी क्या है, बैंक के पास में लोग ले जा करके दे देते हैं, कहते हैं ऐसा है भाई आप देख लेना, इसको रख लो ढंग से। तो वहां पर भी कस्टडी किसकी होती है, बैंक के पास, और सेफ रहते हैं। देखो मैंने लॉकर्स का बता ही दिया है, यहाँ पर ऑर्नामेंट गोल्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह आप लॉकर लेकर के वहां रख सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट बोलता है सच अकाउंट्स आर यूज द पार्टी वांट्स टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ द फंड्स रिसीव इन द अकाउंट नेम ऑफ अनदर पार्टी। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, नॉर्मली जो होता है भाई, दूसरे पार्टी के नाम पे फंड्स वगैरह रिसीव करने होते तो वहां पर एस्क्रो अकाउंट का यूज किया जाता है। आगे एस्क्रो सर्विसेज तुम्हारी होती है, डॉक्यूमेंट बोलता है देयर आर सिचुएशन व्हेन सर्टेन पार्टीज टू ट्रांजेक्शन वांट टू हैव ज्वाइंट कंट्रोल, जहां पर ज्वाइंट कंट्रोल चाहिए होता है, किसी एक अकाउंट में पर्टिकुलर दो लोगों का कंट्रोल चाहिए होता है, तो वहां पर एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाता है। और बोलता है ऑफ ए डॉक्यूमेंट अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, बोलता है डॉक्यूमेंट के केस में वैसा होता है जैसा तुम्हारा अकाउंट में होता है। आगे बोलता है ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप में मैं तुमको बता ही चुका, ट्रस्टीशिप सर्विसेज भी बैंक देता है, सर्टेन फंड्स वगैरह और एसेट्स वगैरह अगर बैंक के पास रखने होते हैं तो ये ट्रस्टीशिप की सर्विसेज भी देता है कि भाई बैंक के पास में अगर आपने मान लिया आपने पैसा रख दिया और बैंक बोला कि मेरे पास में 100 शेयर्स हैं, आपके पास में सुरक्षित रहेंगे, आप मेरे पास रखे रहिए और फला फला व्यक्ति को इसमें से जो पैसा आएगा वो बेनिफिशियरी वो रहेगा और उनको आप पैसा देते रहिएगा। तो ऐसे केस में भी ये ट्रस्टीशिप का भी काम करता है। एक्सक्यूटरशिप में मैंने अभी बताया, जहां पर बैंक ऑफर करता है एक्सक्यूटरशिप, जहां पर कोई मरने वाला व्यक्ति या कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि भाई अगर मैं विदेश परमानेंटली जा रहा हूँ तो मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, यहाँ मैं देखने नहीं आने वाला अब क्या होने वाला भारत में, तो अगर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं अपनी जो एसेट्स होंगी मुझे बंटवारे के तौर पे किसी को देना है, तो मैं बैंक को नियुक्त कर दूंगा, भाई साहब मेरा बंटवारा ढंग से कर देना। तो वहां पे एक्सक्यूटरशिप की भी सर्विसेज कौन देता है, बैंक देता है। तो भाई साहब एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं है बिंदास होकर पूछिए, आपके लिए 24 घंटे आपका कमेंट सेक्शन खुला है, व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है आपके पास में, डाउनलोड कर लीजिए आपका गूगल प्ले से एप्लीकेशन, वहां पर कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उनको रिप्लेस करके अभी नए डाल रहा हूँ, अगर टेंशन मत लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां पर मिल जाएगा सारी चीजें। और आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाता है, सारी चीजें एकदम ओके चल रही, फिट एंड फाइन। सिर्फ आपको करना क्या है, जबरदस्त पढ़ाई, मस्त रहना है, बिंदास होकर पेपर देना है और पास होना है, ठीक है। और एक लाइक ठोक दीजिएगा जाते जाते। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।